तो कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे मोल कॉन्सेप्ट में हम? आई थिंक लास्ट क्लास में आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन पे हम डिस्कस कर रहे थे। और आई थिंक बता चुका था कि आर का वैल्यू क्या होता है, प्रेशर को किस यूनिट में हम डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सब बता चुका था मैं। एक बार फिर से इक्वेशन लिखता हूँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला, है ना। मतलब मोल्स के जो 3 फॉर्मूले हैं उसमें से लाइक वी हैव डिस्कस 2, राइट, और थर्ड फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले थे जो कि वॉल्यूम वाला है। तो वहां पे डिस्कशन स्टार्ट होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे, विच इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। बस आइडियल गैस इक्वेशन में पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी टेम्परेचर, राइट। रीत, हाँ बेटा, व्हाट डू यू वांट टू से दिस? हाँ, तो कैमरा ऑन करने की जरूरत क्या है? हाँ बताओ। चलो ठीक है, पीवी को एनआरटी के बारे में बात कर रहा था मैं। प्रेशर का मैंने यूनिट बताया आपको, वॉल्यूम का बताया मैंने, आर का भी बताया। एक बात सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन डिफाइन कर रहा हूँ। पहले मैं डिफाइनिंग 2 कंडीशन। एसटीपी एक कंडीशन होता है, एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन मतलब, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये पी आर जो मैंने लिखा है दैट इज प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना होता है? 1 बार होता है। ऐसे ही एक कंडीशन होता है एनटीपी, एनटीपी जो कि है नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर वही है 273 केल्विन। हाँ, नॉर्मल प्रेशर वो है जो एटमोस्फेयर का प्रेशर होता है, जो कि 180 है। तो एसटीपी और एनटीपी में अगर कोई डिफरेंस है तो वो प्रेशर का है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 बार और 1 ATM में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 बार और 1 ATM में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नियरली इक्वल है दोनों। दोनों नियरली इक्वल है, इसका मतलब एसटीपी एंड एनटीपी भी नियरली इक्वल है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मान के चलिए दोनों को हम नियरली सेम मानेंगे, कि एसटीपी हो चाहे एनटीपी हो, नियरली सेम। तो अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में एसटीपी लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब उसने आपको 2 इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी। एसटीपी लिखते ही आपको क्लियर हो गया कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाले क्वेश्चन में एसटीपी लिख दूं मैं, इसका मतलब मैंने आपको 2 वैल्यू बता दी है, टेम्परेचर और प्रेशर। आर आपको ऑलरेडी पता है, तो सिर्फ आपको डाउट है कि सर मुझे 2 पैरामीटर और चाहिए, वॉल्यूम और मोल्स, राइट। अब सुनना, अब अगर मैं मोल्स भी आपको बता दूं, जैसे मान लो मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, इसका मतलब इस लाइन में मैंने कितनी इंफॉर्मेशन आपको दी, इस लाइन में मैं कितने वेरिएबल के बारे में बता चुका हूं, ये बताओ। सर अभी हमारा प्रेशर 1 बार होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन। एग्जैक्टली, एंड मोल्स 1 होगा, एन का वैल्यू 1 होगा, यस सर। राइट। तो जानते Yes, क्या sir. क्या हो कि N1 होगा, टेम्परेचर सर 273 केल्विन होगा, प्रेशर जो है वो 1 बार होगा, ठीक है सर। आर का वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ एक पैरामीटर बचा है वी, वॉल्यूम। तो अगर सभी पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो ना, सभी पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। सर वॉल्यूम आएगा आर एन, का कौन सा वैल्यू लेना है? बिल्कुल बताता हूँ। आर का वैल्यू यहाँ पे लेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। सर वो स्टैंडर्ड यूनिट है। नहीं देख, आर का कौन सा वैल्यू लेंगे डिपेंड करेगा प्रेशर को बेटा। यहाँ पे प्रेशर 1 बार है, जैसा मैंने बोला कि 1 बार और 1 एटीएम नियरली इक्वल होता है। तो प्रेशर का यूनिट क्या है? एटीएम मान ले। अब प्रेशर का यूनिट अगर एटीएम है तो आर का वो वाला वैल्यू रख जिसमें एटीएम आ रहा है, ठीक है। यस सर, गॉट इट। हाँ ठीक है, चलिए। तो एनआरटी बाई पी से जब आप ये कैलकुलेट करेंगे ना वैल्यूज रख के, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको आंसर मिलेगा 22.4। क्या आएगा? 22.4 लीटर। तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिख देता हूँ 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो जो रेड कलर से मैंने लिखा है ना, उस लाइन के बाद ध्यान से पढ़ो। वो लाइन ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, देखो यहाँ पे मैं गैस मतलब किसी भी गैस की बात कर रहा हूँ, कोई भी गैस हो फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका 1 मोल लिया है आपने एसटीपी पे,
इसका मतलब उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये बात सही है? जैसे समझ में आ रहा है? 1 मोल का क्या वॉल्यूम होता है एसटीपी पे सर? 22.4 लीटर होता है। 2 मोल का कितना होगा सर? इसका ट्वाइस कर देंगे। 3 मोल का कितना होगा सर? इसका 3 गुना कर देंगे। n मोल का कितना होगा सर? इसका n टाइम्स कर देंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? जो वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम जो लीटर में दिया गया है, उसको डिवाइड करोगे 22.4 से बेटा, राइट? यस सर। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। ध्यान से सुनना, ये है एट एसटीपी एंड एनटीपी। एसटीपी और एनटीपी पे 22.4 से डिवाइड करते हैं। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर और प्रेशर अलग दिए गए हैं तो क्या करोगे? तो 22.4 तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। कुछ और आएगा। क्या आएगा? यहां से निकालेंगे। ये जो V इक्वल्स टू एनआरटी बाई पी है ना, यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखेंगे। 1 मोल के लिए कितना है? R का वैल्यू पता ही है, क्या रखेंगे? टेम्परेचर प्रेशर जो दिया गया है वो रखेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे, जो वॉल्यूम आया उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 22.4 आया तो उससे किया मैंने। कुछ और आएगा तो उससे डिवाइड करता हूँ, राइट? क्लियर है? यस 3 सर। फॉर्मूले हो गए। यस ओके सर। ग्रेट। चलिए एक और फॉर्मूला जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, उसको किसी और फॉर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वी ऑल नो कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। एंड व्हाट इज एन? एन इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स जो है कैन बी रिटन एज वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना? ये एक तो फॉर्मूला ही था। सेकंड फॉर्मूला यही था कि सर नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको आप लिख सकते हो कि वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एंड मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, कैपिटल एम। ठीक है, तो जैसे मैंने पीवी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी लिखा, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। पी एम को तो मैं राइट में लेके आया और वी को मैं डब्ल्यू के नीचे ले गया। ऐसा मैं कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम बन गया। डब्ल्यू बाई वी मतलब वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वेट बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। डेंसिटी। याद है? हाँ एग्जैक्टली। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी डेंसिटी के क्वेश्चन पूछे जाए तो पी एम बाय आर टी फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास, आर एंड टी, राइट? अगेन डेंसिटी का यूनिट बहुत सारे हो सकते हैं, आपको पता है। ग्राम पर लीटर हो सकता है, ग्राम पर एमएल हो सकता है, किलोग्राम पर लीटर हो सकता है, किलोग्राम पर एमएल हो सकता है। सर कौन सा यूनिट डेंसिटी का यहाँ पे? बेटा डेंसिटी का यूनिट डिपेंड करेगा ना कि प्रेशर, पी एम आर ओ टी आपने किस किस में रखा है। हाँ, एम का वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास अगर आपने ग्राम में रखा है, ऑफकोर्स जैसे मान लो मैं बोलूँ कि O2 था, O2 गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? O2 जो है उसका मॉलिक्यूलर मास रखोगे आप बोलोगे सर 32 ग्राम, तो ग्राम में रखा, मतलब डेंसिटी का यूनिट में ग्राम आएगा ऊपर। अब नीचे लीटर आएगा कि एमएल आएगा, ये डिपेंड करेगा आर का यूनिट क्या है। आर का यूनिट आपने लिख दिया 0.0821, उसमें तो लीटर दिखता है। 0.0821 लीटर एटीएम है वो तो सर लीटर आ जाएगा, राइट? समझ रहे हैं? डी यस का सर। क्या यूनिट होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन से पैरामीटर का क्या यूनिट रख रहे हो। और क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन ये तो फर्स्ट चैप्टर बेटा फिजिक्स का, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो सर समझ डी जाओगे आप क्या जरूर। होता है? डेंसिटी है बेटा। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है। डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं ना, ये हमारा यहाँ पे डेंसिटी टर्म है। ठीक है, सर और तो एम? आई थिंक एम है मॉलिक्यूलर मास। ओके। मोलर मास बोल दो इसको, मॉलिक्यूलर मास ना बोल के मोलर मास बोल दो। मतलब एक मोल का क्या मास होगा। जैसे O2 के 1 मोल का मास कितना होता है? 32 ग्राम होता है। करेंगे बातें इस बारे में, बहुत बातें करनी है अभी। अभी के लिए ध्यान रखो, एम मतलब मॉलिक्यूलर मास। O2 का 32 ग्राम, N2 का 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, इस तरीके से। अब देखो मोल, जब से मैंने मोल का डेफिनेशन स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या बताया आपको कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? मोल इक्वल्स टू कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, वही वो कैसे आया वो बताया मैंने। 3 फॉर्मूले बताए मोल्स को कैलकुलेट करने के, ये थर्ड फॉर्मूला था। अब कुछ और बातें जो हमें करनी है, सुनना है बस ध्यान से, है ना? डेफिनेशन थोड़ा टफ है, जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं उसका डेफिनेशन थोड़ा टफ है, बट जैसे मैं बताऊंगा वैसे सुनोगे तो इजी लगेगा। ठीक है, अब देखो एक टर्म आती है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव को भूल जाओ, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है सर? 16 AMU।
नाइट्रोजन का 14 AMU। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, आपका आंसर होगा सर 16 AMU। बट अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ बोला 16, इसका मतलब वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास का जो वैल्यू है उसमें से यूनिट को हटा दो तो क्या मिलेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब मैं आपसे अगर आप पूछूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है, आप बोलोगे सर 16। सिंपल, यूनिट बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, वैल्यू बताओ, आपको यूनिट बताने की जरूरत नहीं है। क्या है फॉर्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास का, RAM का? RAM का फॉर्मूला है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का आपको RAM निकालना है, जैसे ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का क्या मास होता है सर, 16 AMU। अगर उस 16 AMU को मैं 1 AMU से डिवाइड कर दूं तो AMU AMU कैंसिल, सिर्फ 16 बचेगा, राइट? तो 1 AMU से डिवाइड, नीचे 1 AMU आएगा, बट 1 AMU को लिखने का तरीका अलग है। क्या अलग है? 1 AMU को लिखा जाता है 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ये जो पूरा वैल्यू है ना, ये पूरा वैल्यू एक्चुअली में 1 AMU है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 AMU ही है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि RAM ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो आपका जवाब होगा, ऊपर लिखोगे 16 AMU, नीचे लिखोगे 1 AMU, AMU AMU उड़ गया, बच गया 16। सिंपल, जो नीचे था वो 1 AMU था। इतना हमें क्लियर हुआ। तो 1 AMU के बारे में ये भी सर पता वो चला कि 1 वन AMU, हाँ वो वन ऊपर चला जाएगा ना, 1/12 का ऊपर, 1 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे रहेगा। 12 ऊपर चला जाएगा, राइट? 1 ऊपर नहीं जाएगा, 12 ऊपर जाएगा। ओके। बट मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर में था उस पूरे डिनोमिनेटर को मैंने डिफाइन कर दिया। पूरा डिनोमिनेटर देख, कार्बन 12 के एक एटम का मास निकाला जा सकता है, वो निकाला हमने, उसको 12 से डिवाइड किया, हमें पता चला कि यार वो तो 1 AMU के इक्वल आ रहा है, तो उस पूरे को मैंने 1 AMU बोल दिया। बट बुक्स में आपको यह लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखने में लग रहा है कि बहुत टफ सा फॉर्मूला है, बट ऐसा नहीं है। ये 16 AMU को 1 AMU से तो डिवाइड किया, वो बात अलग है कि 1 AMU को लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, सर यहाँ पे 1/16 हाँ ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम भी लिख सकते हैं ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/16 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम लिखिए, या आप लिखिए हाइड्रोजन एटम की भी बात कर सकते हैं, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया, मोल का डेफिनेशन देखा होगा आपने, राइट? आप ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, बट जिस भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, 1 बाय उस एलिमेंट का मास रखना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो 1/14 इंटू मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, है ना? ऐसा होगा। बट कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया तो 1/12 आया। तो इतना पता चल गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार चलो बताइए एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, व्हाट इज 1 AMU, तो आपका जवाब होगा कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये 1 AMU होता है। ठीक, सही बात है। तो अगर 12 को सर इधर हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन 12 क्यों यूज करते हैं? बेटा स्टैंडर्ड एलिमेंट है ना, अबंडेंट है, बहुत ज्यादा एलिमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना? हमको अल्टीमेटली कुछ सेलेक्ट करना होता है ना, जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि यार उसके अंदर सॉल्वेंट वाटर ही होगा, और कुछ भी हो सकता है, बट यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है। एग्जैक्टली वैसे ही हमने कार्बन 12 को सेलेक्ट किया, अबंडेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसकी। ओके, तो देखो 12 को मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 12 AMU हो गया। 12 AMU कितना हुआ? 12 AMU हो गया सर मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बात तो सही है ना? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 12 AMU हो गया। ऊपर वाली बात देखो, ये जो पॉइंट मैंने लिखा था 1 AMU वाला, 1 AMU इक्वल्स टू इतना, जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि यार 1 AMU मतलब ये 1/12 इंटू कार्बन 12 एटम जो भी लिखा है, इसका वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, मुझे पता चला कि ये है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना आया। ठीक है, और ये वैल्यू जो है, मुझे ये भी पता चला कि ये वैल्यू अगर मैं एवोगेड्रो नंबर का रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये वैल्यू आएगा। इसका मतलब 1 AMU इज नथिंग बट 1/Na। 1 AMU कैन बी रिटन एज 1/Na। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1 AMU को आप लिख सकते हो 1/Na, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। ठीक है,
बोलो। यस सर। ओके सर हो गया। चलो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आया, 1 सर AMU आप का लास्ट डेफिनेशन पेज पे एक समझ बार में कर आया। सकते बेटा बहुत टाइम से था वहां पे, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, वेट मत किया करो सर का कि सर बोलेंगे। ठीक है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास था, एटम की बात कर रहे थे इसलिए। मॉलिक्यूल की बात करता तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता। बात तो वही है, चेंज देखो, अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो इस पूरे डेफिनेशन में क्या चेंज होगा सर, इस एटम की जगह मॉलिक्यूल लिख देंगे बस, बाकी सब सेम आएगा सर। एटम की जगह मॉलिक्यूल लिख देंगे जब मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो, राइट। तो अभी बात करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा सर? सिंपल सा फॉर्मूला है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बिल्कुल वैसा ही है, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि यार रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 बताओ, तो आप आंसर क्या होगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम मास। हाँ, तो अब वैल्यू कितना, आंसर कितना है? आंसर बताओ, सीधा आंसर बताओ, 32। फॉर्मूला नहीं जानना, 32। आंसर बताओ। 32, 32। बस 32, यूनिट बोलने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास हो, वो यूनिटलेस है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो, RAM RMM दोनों पढ़ा। अब थर्ड आता है ग्राम एटॉमिक मास, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम एटॉमिक मास। डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर एटॉमिक मास को आप नॉर्मली AMU में बताते हैं, कोई आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, आप बोलोगे 16 AMU। अगर आप एटॉमिक मास को AMU में नहीं बता के ग्राम में बताओ, जैसे मैं 16 AMU बोल रहा हूँ, मैंने AMU हटा के ग्राम लिख दिया, वहां पे 16 ग्राम बोला, तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। मतलब एटॉमिक मास एक्सप्रेस करना है ग्राम में, बस इतना सर। एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम। जैसे ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा सर? 16 ग्राम होगा। नाइट्रोजन का 14 ग्राम होगा। ग्राम यूज करना अरे पड़ेगा। 1 ग्राम एक्चुअली में 6 नहीं, गलत बोल रहा है जो भी स्टार्ट बोलने वाला है तू। 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे बेसिकली, दैट डिपेंड्स ऑन कि कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं। 6.022। ना 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 बेटा, बिल्कुल नहीं। 1 ग्राम में कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि किसका लिया है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, फ्लोरीन का है, एलिमेंट पे डिपेंड करेगा ना यार। एक ओके। ग्राम में एक ग्राम में कितने एटम है, एक ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं, वो फिक्स नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो आप। सर वो हाइड्रोजन के ठीक है, इसमें। हाँ, सॉरी, हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन में 1 ग्राम में 6.022 होते। हाँ, हाइड्रोजन के लिए सही बोल रहा है, हाइड्रोजन के लिए बिल्कुल सही बोल रहा है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन ना, हम तो जनरल जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, आएंगे उस पर, टेंशन मत लो। अभी छोटे मोटे डाउट्स है वो जब जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे क्लियर होगा, अपने आप क्लियर होगा। अभी सुनो बस, जो बता रहा हूँ उतना सुनो, अपने आप कुछ एक्स्ट्रा मत सोचो, जो भी सोच रहे हो ना वो एक लिमिट के बाद अपने आप क्लियर होगा, है ना। तो एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया तो हो गया, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं बेटा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल, जैसे एक एटम क्या है सर, एक एटम तो सर 16 AMU होता है ऑक्सीजन का। अगर ऐसे ही मैंने 1 मोल एटम ले लिए तो 1 मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतने सारे एटम लेके अगर सभी का मास को मैं कैलकुलेट करूं तो वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। या फिर उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स।
नंबर ऑफ एटम्स ही है। तीनों का मीनिंग क्लियर हो रहा है? ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को ग्राम में बता दो सर, या फिर सर इसका मतलब होता है कि एक मोल एटम का कितना मास है वही ग्राम एटॉमिक मास होता है, या फिर एक मोल एटम मतलब सर 1 मोल एटम में तो इतने इतने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तीनों डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई GAM की। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पहला तो ठीक है, पहला तो समझ में आ गया होगा कि ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो। दूसरा कैसे लिखा सर आपने, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कैसे ग्राम एटॉमिक मास होता है वो देखते हैं। तो सुनो पहले, आप मुझे इतना बताओ कि, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, मुझे इतना बताओ कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है? 16 AMU। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU है, तो मास ऑफ Na एटम्स, Na ऑक्सीजन एटम का कितना होगा? 16 into Na। सर Na इंटू 16 AMU। बेटा क्या पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम? हाँ सर, तो सर ये तो Na से Na कैंसिल होकर सिर्फ 16 ग्राम बच गया। मतलब 16 ग्राम क्या है? मास ऑफ Na एटम्स, Na ऑक्सीजन एटम, वही तो लिखा मैंने यहाँ पे, आप देखो ना ये क्या लिखा है मैंने थर्ड नंबर पे। मास ऑफ Na एटम जो है वही तो ग्राम एटॉमिक मास होता है। या So Na the एटम term I मतलब क्या? said the 1 मोल same एटम thing, सर। right? बेटा आप बोल रहे थे 1 ग्राम, 1 ग्राम में इतने इतने एटम्स होते हैं, राइट? ये बोला ना आपने, आप ही बोलने हाँ, वाले थे ना कि 1 ग्राम में इतने एटम। रॉन्ग है बेटा, गलत है। 1 ग्राम में कैसे कितने एटम लिखना होंगे? है? कैसे? एक बार बताओ, आपने बोला 1 ग्राम, किसका 1 ग्राम ले रहे हो मुझे ये बताओ, किसके 1 ग्राम की बात कर रहे हो? ऑक्सीजन की? चलो ठीक है, 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया, कितना हाँ, मोल होता है 1 ग्राम ऑक्सीजन? 1/16 होता है। तो ये तो 1/16 मोल हुआ ना यार। 1/16 मोल में कितने एटम्स होंगे सर? 1 मोल में Na, 1/16 में 1/16 इंटू Na, ये आंसर आएगा। Na/16 ओके। एटम्स होंगे उसमें 1 ग्राम में, वो अलग है, उसको मिक्स मत करो। ठीक है, तो आई थिंक ग्राम एटॉमिक मास क्लियर हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लेके क्लियर करता हूँ सब कुछ, टेंशन मत लो, है ना? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो कि ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ठीक है। कोई आपसे पूछे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, आपका जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 19। कोई आपसे पूछे एटॉमिक मास क्या होगा, आप बोलोगे 14 AMU, 16 AMU, 19 AMU। कोई आपसे पूछे ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 14 ग्राम, 16 ग्राम, 19 ग्राम। बेटा मैग्नीट्यूड सब जगह सेम है, क्या चेंज आ रहा है? कहीं पे यूनिट है, कहीं पे AMU है, कहीं पे यूनिट ही नहीं है, वैल्यू सेम ही है। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब Na एटम्स का मास, 1 मोल एटम का मास, राइट? क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। यस। ओके, हमने हमने क्या बात की? हमने ग्राम एटॉमिक मास की बात की। एग्जैक्टली उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में सर? वो एटम के लिए डिफाइन होता है, ये मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है। बिल्कुल वही है बेटा, कि मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, या फिर मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, ये भी बात सही है, या फिर मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, है ना? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो एक बात ध्यान से सुनना, कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कुछ टर्म्स यूज की जाती है, उस टर्म्स को समझ लो तो क्वेश्चन भी समझ जाओगे। कभी कभी ऐसे लिखा हुआ मिलता है 1 ग्राम एटम, एक साथ लिखा हुआ मिलेगा ग्राम एटम, ग्राम एटम लिखा हुआ है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कुछ भी लिखा हुआ हो, नंबर क्या लिखा हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। ग्राम एटम अगर एक साथ लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब वो मोल एटम की बात कर रहा है। 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट 1 मोल एटम। एग्जैक्टली वैसे ही 1 ग्राम एटम क्या, 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा? 1 मोल मॉलिक्यूल होगा।
एग्जैक्टली वैसे 1 ग्राम अगर कोई आयन दिया गया है तो वो क्या होगा, 1 मोल आयन होगा। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि 1 ग्राम एटम इसका लिया मैंने, इसका मतलब 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल लिया उसका, इनडायरेक्ट मीनिंग वो है उसका। ठीक है, यस सर। क्लियर है, समझ में आ रहा है यस ना? सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे आज, और मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका क्लैरिटी लेंगे, है ना? सर बट उससे वन पहले एक बार, ग्राम कैसे, 1 ग्राम एटम इक्वल 1 मोल एटम, ये कैसे? 1 ग्राम मतलब नहीं आपने बोला था बेटा, कि ये डेफिनेशन है ना, सी जैसे, पता है आप क्या पूछ रहे हो? आप ये पूछ रहे हो कि सर 1 डजन 12 कैसे होगा, वो तो डिफाइन किया ना बेटा। मैंने ये नहीं बोला कि 1 ग्राम ऑफ एटम, कि इसी एटम का 1 ग्राम लिया, नहीं, 1 ग्राम एटम एक साथ लिखा ना मैंने, बीच में कोई वर्ड या कोई लेटर यूज नहीं किया। मैं ये बोलना चाह रहा था आपको कि 1 मोल एटम कैन बी रिटन एज 1 ग्राम एटम, सिंपल, ओके है ना? इसमें लॉजिक नहीं कुछ भी, इट इज जस्ट अनदर फॉर्म, ये इसका दूसरा फॉर्म है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओके सर। है ना? ठीक है, तो आई थिंक ये हुआ। मैं एक बार क्या है, सारे फॉर्मूले एक जगह लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। मोल की बात कर रहे थे, और 3 फॉर्मूले सर आपने बताए थे कि कैसे, अगर वेट दिया गया है, वेट दिया गया है तो मोल्स निकालना है, ठीक है। कैसे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए गए हैं तो कैसे आपको मोल्स निकालना है, सर आपने ये भी बताया। और कैसे अगर वॉल्यूम दिया गया है तो मोल निकालना है, ये भी आपने बताया, ठीक है। वॉल्यूम लीटर में बात कर रहा हूँ, और कहाँ पे बात कर रहा हूँ, एट एसटीपी और एनटीपी की बात कर रहा हूँ। अगर वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम से मोल तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मोल मिल जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल को सर डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एन ए से डिवाइड करना पड़ेगा सर। वेट से मोल तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरो देखो, एरो साफ बता रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हो। वेट से मोल की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास से, किससे, मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास, ऐसे ध्यान रखना। तो मोल की तरफ जाने के लिए आपने डिवाइड किया। अगर मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि मोल से वॉल्यूम की तरफ आना है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से। अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपको मोल से वेट की तरफ जाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर वेट से या मॉलिक्यूलर मास से। तो ये बात आई समझ में, सभी फॉर्मूले एक साथ लिख दिए, याद रहेगा। ये मोल कैलकुलेशन लिख लो, इसका हेडिंग मोल कैलकुलेशन। याद रहेगा फॉर्मूले? यस सर। यस सर। याद नहीं है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इतने सॉल्व करेंगे कि याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो देखो, पहले तो कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ आपको आज मैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही एक्चुअली में होमवर्क है, जैसे समझ लेना। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास बोला मैंने इन ग्राम। तो मैंने बोला था ना कि आप टिल 30 तक एटॉमिक मास याद कर लेना, लास्ट क्लास में बोला था मैंने, तो आई होप वो किया होगा आप लोगों ने, तभी सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है, क्या होगा, अमोनिया का बताना है, H2O का बताना है, H2SO4 का बताना है, CH3C ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रो इसका बताना है, C2H5OH का बताना है, H3PO4 का बताना है, और लास्ट HNO3 का बताना है। ये सब में से सिर्फ एक का बता दो आप मुझे, नहीं दो का बता दो, एसिटिक ये और ये, इन दोनों का बता दो आंसर बस, बाकी आप लोग खुद करेंगे, होमवर्क है ना। सिर्फ इन दोनों का बता दो। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व करो।
सर CH3COH का 60 ग्राम और Yes, sir, H3PO4 का 97 ग्राम। इसका 60 ग्राम बिल्कुल सही है। H3PO4 का चेक करना, 97 या 98 आएगा, देख सर वापस 97। से चेक कर। पक्का? फॉस्फोरस का कितना लिया? 31? सर 30 लिया। क्यों क्यों 30 लिया? 31 होता है ना बेटा, 3 + 31 + 64 98 आएगा। ठीक है, H2SO4 का भी 98 ही आता है, देख लेना आप। चलो तो इतना तो समझ आया। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो मोल्स पूछा है तो मोल्स निकालने के सारे फॉर्मूले मेरे माइंड में आ गए। उसने वेट दिया है 15 ग्राम दिया है, तो वेट दिया है तो मोल का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? सर मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। वेट कितना है? 50 ग्राम दिया गया है। मोलिकुलर मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? 100। कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन देखो, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, बट 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3 सोल्व करोगे 100 ग्राम आएगा। तो 100 से डिवाइड कर दो, कितना मोल हो गया बेटा? हाफ मोल। 0.5। 1/2 मोल आंसर हो गया इसका। 0.5 एग्जैक्टली 0.5। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब सुनना, पूछा क्या है क्लियर होना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला उसने 16 ग्राम मीथेन है, मीथेन होता है CH4, तो ये मोल कितना होगा बेटा? वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। CH4 का मास है, निकालो 16। CH4 का मोलिकुलर मास 16। निकालो बेटा। 16 ही आएगा, 16 ही आएगा। मतलब एक्चुअली में आपको क्वेश्चन में 16 ग्राम मीथेन नहीं 1 मोल मीथेन दिया गया है। तो 1 मोल क्या है? ये है 1 मोल मीथेन। तो 1 मोल मीथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे? कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रोस नंबर। Na मॉलिक्यूल्स होंगे। हाँ सर क्या हो गया? कितने मॉलिक्यूल है सर? Na इतने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास मीथेन के। कितने मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, कितने मॉलिक्यूल है? Na मॉलिक्यूल्स है। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कुछ और पूछा जाता, जैसे मैं अब पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 4 into टोटल नंबर ऑफ Avogadro's एटम कितने number. Sir, होंगे? 4 कैलकुलेट। into 5 into sir. 5 into Na। 5 इंटू एग्जैक्टली 5 इंटू, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है ना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स 5 एटम, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। तो 1 मॉलिक्यूल में अगर 5 एटम है तो 2 में 10 होगा, 3 में 15 होगा। एग्जैक्टली वैसे ही Na में 5 इंटू Na होगा। ठीक है, सही बात है, यस सर। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया सबको? आगे चले। ओके, यस सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। मुदस्सिर लास्ट वन है ना, लास्ट वन समझाने का एक एग्जांपल है मेरे पास। लास्ट वन जिसको भी नहीं समझ में आया ना, सुनना उस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि आप, मैंने बोला कि बिस्किट के पैकेट है, मैंने आपको दिए, मैंने 5 बिस्किट के पैकेट आपको दिए, 5 बिस्किट मैंने आपको दिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ टोटल कितने बिस्किट दिए मैंने आपको। तो आपका जवाब क्या होगा? पहले मुझे ये बताओ, है ना। मैंने आपको टोटल 5 बिस्किट पैकेट दिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ नंबर ऑफ बिस्किट कितने हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे जवाब सुनना है, वो बताओ। सर एक बिस्किट के पैकेट में जितने भी बिस्किट होंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। सर आप मुझे ये, आप बोलोगे सर मुझे ये तो बताओ कि एक बिस्किट के पैकेट में है कितने बिस्किट। मैंने बोल दिया 10 है, आप बोलोगे सर 5 × 10। तो ये ऐसा ही है बेटा, एक बिस्किट का पैकेट मतलब एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं ना। तो अगर आपसे बिस्किट पूछ रहा है मतलब आपसे एटम पूछ रहा है। अगर आपसे बिस्किट के पैकेट के बारे में डिस्कशन हो रहा है मतलब मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो आपको पता चला कि आपके पास मीथेन के, मान लो कोई पूछे आपको, कोई बोले कि मैं आपको एक मॉलिक्यूल देता हूँ मीथेन का, तो एक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? आपने मेरे को 5 एटम दिए, एक तो कार्बन का दिया और 4 हाइड्रोजन के एटम दिए मैंने एक मॉलिक्यूल में। अगर 2 मॉलिक्यूल दिए होते तो 2 मॉलिक्यूल मतलब 10 एटम हो गए, 3 मतलब 15 हो गए। क्या कर रहे हो आप? हर बार 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर इसके Na मॉलिक्यूल्स लिए तो एटम कितने होंगे? 5 इंटू Na होंगे ना, राइट? यस सर।
हाँ ठीक है, आई थिंक जिसको भी डाउट था वो उसका डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व करोगे इसे आप, मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहो। नंबर ऑफ एटम्स present in 16 gram O2. Question: calculate volume in liter for 20 gram of hydrogen at NTP. Sir, I did not understand NTP and STP. क्या सर पहले वाले इनके में? स्टेप्स नहीं लिखे तो भी चलेगा ना? हाँ, स्टेप्स जरूरत नहीं है बेटा। ओके कोई आपसे स्टेप नहीं पूछने वाला, ऑप्शन है आपके पास, ऐसा समझो 4 ऑप्शन दिए गए, बस आपको आंसर बताना है। जितना जल्दी हो सकता है, जो मेथड यूज करना है करो। माइनस सोल्व करना तो करो, कैलकुलेशन नहीं करनी मत करो। डायरेक्टली बता सकते हो बताओ, जल्दी बताओ, बस टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, Sir, I did not जैसे पहले ही understand बात, NTP and STP. कौन सा? 8 grams. 8 grams. 8 grams. 8 ग्राम सर। नहीं, एक मिनट, किसी ने बोला कि कुछ समझा नहीं, किसकी बात कर रहे हो बेटा, ये तो बताओ। सर मैं बोल रहा था कि मुझे NTP और STP समझ नहीं आ रहा है। बेटा एनटीपी और एसटीपी कंडीशन है सिर्फ। ठीक है, ये मतलब किसी ने तुम्हें बोला कि एनटीपी मतलब उसने टेम्परेचर और प्रेशर आपको बताया इस तरीके से। ठीक है, जैसे उसने एनटीपी बोला मतलब टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 273, नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 बार, सॉरी 1 बार मतलब 1 एटीएम। एसटीपी बोला मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होता है। तो एनटीपी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मतलब आपको टेम्परेचर और प्रेशर का डेटा दिया गया है, ऐसा है। कितना सही से बताया था मैंने यार। एनटीपी एसटीपी मतलब किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मतलब 2 वैल्यू आपको बता चुका है ऑलरेडी, राइट? नहीं, बी वो है अटेंटिव। बार और ATM का मतलब क्या है? बार और ATM बेटा के प्रेशर का क्या यूनिट है, डिफरेंस? प्रेशर का यूनिट है और दोनों नियरली सेम है, ये भी बताया था मैंने। मैंने बोला था कि दोनों में खास डिफरेंस नहीं है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दोनों को सेम मान सकते हैं। तो ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख लिया करो उसको। ठीक है, डाउट बाद में भी आएगा फिर, नहीं तो लिख लिया करो, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो। ओके। ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला कैलकुलेट द मास ऑफ इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इतना एटम मतलब कितना एटम, कितना मोल एटम है ये बताओ। सर 0.5 मोल है ये। 0.5 मोल है ये, सिंपल सी तो बात है। 8 ग्राम्स। एग्जैक्टली ये 0.5 मोल हो गया। हाँ, एन से डिवाइड कर दिया, कितना मोल आ गया। तो हाफ मोल कितना होगा, हाफ मोल कितना होगा, हाफ इंटू मोल, 1 मोल का मास कितना ऑक्सीजन का, 16, तो 8 ग्राम हो गया सर। हाफ मोल मतलब 8 ग्राम हो गया। नेक्स्ट की बात करें, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम O2, तो 16 ग्राम O2 कितना है, मोल निकालो। हाफ सर, हाफ मोल। 16 डिवाइड बाय O2 का होता है 32, हाफ हो गया। हाफ क्या है, हाफ मोल O2 है। हाफ मोल O2 मतलब हाफ Na, इतने मोलिक्यूल है O2 के। ठीक है, इतने मोलिक्यूल हैं O2 के, बट क्या मोलिक्यूल पूछ रहा है क्या वो, नहीं। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम। तो एक मोलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2 एटम। 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 एटम। तो 2 इंटू कितने मोलिक्यूल है, 1/2 इंटू Na। सॉल्व किया तो Na आंसर आएगा। एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, NaCH4 जैसा क्वेश्चन है, वही बिस्किट पैकेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
थर्ड की बात करेंगे, उसमें वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम पूछने के लिए 20 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, मोल कितना होगा 20 डिवाइड बाई 2, 10 मोल हो गया। वॉल्यूम निकालने के लिए एक मोल का कितना होता है 22.4, तो 10 मोल का कितना होगा 10 इंटू 22.4 सर, मतलब 224 लीटर, राइट। यस देखो एक सर। बार आराम से क्रॉस चेक यस करो, सर, देखो। यस। तो अब एक काम करो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सोल्व करना हो, बताना अच्छे से ना, आराम से टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। सर आपसे ये चैट में पूछा है आंसर कि भेज दे तो चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप चैट में ही भेजिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस होता है उससे। देखो जहां तक हो सके चैट बॉक्स में लिखने का ट्राई कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट, आपको लगता है कि यार बहुत बड़ा डाउट है, लिखने में टाइम लगेगा, तो आप बोलिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, ये मैं पूछा हूँ आपसे, और नंबर ऑफ एटम्स में 3 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। पहले मैंने बोला कि 1 ग्राम ऑक्सीजन है, फिर मैंने सेकंड बोला कि 1 ग्राम आपके पास O2 है, फिर मैंने बोला कि चलो नहीं यार 1 ग्राम आपके पास O3 है। तो तीनों में आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, और तीनों में से ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास होंगे ये बताने हैं, ऑर्डर बताना है कि ज्यादा किसके पास है, फिर कम, और सबसे कम किसके पास। सॉल्व कीजिए और बताइए। सर सिर्फ ऑर्डर बताना है? हाँ ऑर्डर बताना है, सिर्फ ऑर्डर बताना है। ठीक है, मेरे पास आंसर आया है, देखते हैं सही है या गलत है। सही गलत बाद में बताऊंगा, पहले आप लिखिए कि आंसर क्या आ रहा है आप लोगों को। मेरे पास 2 आंसर आए, दोनों अपोजिट आए हैं। ठीक है, अभी आंसर आ रहे हैं, चलो ठीक है, जैसा भी है। ओम का आंसर अब तक सही आया है। ओम आपका आंसर ठीक है बेटा। अद्वैत चेक करना, संगम एक बार चेक करना, अर्नव चेक अगेन बेटा, है ना, आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन का मीनिंग समझो, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखो दिया क्या गया है, आराम से। टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगाओ क्वेश्चन सोल्व करने में, जल्दी मत करो, जल्दी बताना है, टाइम लगाओ, सही बताओ, बट पहले क्वेश्चन सही सोल्व करने का ट्राई करो, स्पीड धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा, स्पीड पे फोकस मत करो अभी, है ना, ट्राई टू सॉल्व अच्छे से, मेथड के हिसाब से सॉल्व करो। देखो पहला जो ऑप्शन है उसमें बोला है 1 ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब मोल कितना हो गया 1/16। 1/16 क्या है, 1/16 मोल ऑक्सीजन है, तो 1/16 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे 1/16 इंटू Na होंगे सर, इतने ऑक्सीजन है, ठीक है। सेकेंड बेटा 1 ग्राम O2 है, तो मोल कितना हो गया 1/32 आएगा ना O2 का, 32। मोल O2 है, इतना O2 मतलब कितने मोलिक्यूल है 1/32 इंटू Na, इतने O2 है आपके पास। बट आपसे ये थोड़ी पूछा है कि कितने O2 है, आपसे तो क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। तो एक मोलिक्यूल में 2 एटम है बेटा, तो मोलिक्यूल कितने हैं, मोलिक्यूल है सर 1/32 इंटू Na, तो उसको एटम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बनेगा Na/16 बनेगा। जो पहले वाले का आया वही दूसरे वाले का आंसर आया, एग्जैक्टली वैसे ही थर्ड वाले का आंसर भी सेम आएगा।
मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 1 बाय ओजोन O3 कितना होता है, 48 होता है, 48 मोल ओजोन O3। तो ये कितना हो गया, 1/48 इंटू Na, इतने आपके पास O3 मॉलिक्यूल है सर। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे सर 1/48 इंटू Na को आप जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी सर Na/16 बन जाएगा। बेटा एक ऑप्शन यहाँ पे और मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने आपसे क्यों पूछा था, मैंने बोला ऑल आर इक्वल, आपका आंसर होगा सभी में इक्वल है, फोर्थ ऑप्शन लिख दिया। यहाँ पे भी Na/16 एटम, यहाँ पे भी Na/16, यहाँ पे भी Na/16। आंसर आपका क्या है, सभी में सर इक्वल नंबर ऑफ एटम है। हाँ मैं एक्चुअल ठीक है, है ना। नहीं एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं बेटा, हाँ ना। आप Na, पहली बात तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके हिसाब से, क्वेश्चन में जो पूछा उसके लिए आपको एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है ना। और Na लिखो जब तक पूछा नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके ग्रेट। तो फिर ये बताओ, आप लोग सोल्व कर सकते हैं, तो आसान है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ SO2 gas which will contain same number of molecules as present in 4.4 gram of CO2। ठीक है, तो ये करो, है ना। कैलकुलेट मास ऑफ SO2 gas which will contain same number of molecule as present in 4.4 gram of CO2। सॉल्व करो और बताओ। सही है अर्णव, आंसर सही है बेटा आपका। ऋषि आपका भी ठीक है। ऋषि SO4 नहीं है, वो SO2 है।
सर योर म्यूट। ओह अच्छा, हाँ मैं ये बोल रहा था, कैलकुलेट चार्ज इन 1 ग्राम आयन ऑफ N-3, यहाँ से मैं बता रहा था ना। 1 ग्राम आयन कैन बी रिटर्न एज 1 मोल ऑफ N-3, राइट, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि 1 ग्राम आयन जो है उसको 1 मोल लिख सकते हैं, 1 मोल आयन लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम आयन ऑफ N-3 इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ N-3, एंड 1 मोल ऑफ N-3 इज इक्वल्स टू Na-N-3। 1 मोल N-3 मतलब Na-N-3 है आपके पास, ठीक है। जितने भी N-3 है वो तो पता पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। एक N-3 में कितना चार्ज होगा अगर ये पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक N-3 की बात करो, N-3 की बात, N-3 पे चार्ज कितना है? आप बोलोगे सर -3। -3 क्यों आया? सर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसलिए आया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसलिए आया ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता तो चार्ज कितना था? सर 0 था। क्यों 0 था? क्योंकि सर जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रोटॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, पूरा एटम 0 न्यूट्रल है। तो -3 लिखा हुआ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो चार्ज आया होगा ना, वो चार्ज है N-3 पे। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से चार्ज कितना आता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। 3 इलेक्ट्रॉन का इतना हो गया सर। और टोटल आपके पास N-3 कितने हैं? Na-N-3 है ना, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3। ये आपका सोल्यूशन हो सर गया। उधर माइनस साइन होना चाहिए ना। -1.6। हाँ ऑफकोर्स माइनस आएगा, बिल्कुल सही बात है, माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है आईआईटी में, ऑप्शन भी सर थे ये उसमें, मैं मुझे ऑप्शन नहीं दे ठीक रहा से हूँ। समझ नहीं आया, ये आप फिर से। देख एक्चुअली में ये क्वेश्चन इसलिए चार्ज नहीं समझ में आएगा तेरे को, यहाँ से नहीं समझ में आएगा जहाँ पे मैं लाइन लिख रहा हूँ, यहाँ से उससे ऊपर क्लियर था। नहीं सर, उससे ऊपर से ही नहीं आया। लाइक 1 ग्राम आयन को उससे आपने ऊपर 1 मोल कैसे ले लिया? कैसे लिखा? चल ठीक है, रुक जा, अभी रुक जा, मैंने बताता हूँ मैं कैसे लिखा। कहाँ गया वो पेज जहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ये सब? ये रहा, इसमें देख, लास्ट वाली लाइन देख, सबसे लास्ट वाली। यस सर। किसी ने पूछा था, तू नहीं पूछा था शायद, कि सर ऐसा क्यों सर? मैंने बोला था ना कि बेटा ये तो डेफिनेशन है, 1 मोल एटम को लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि 1 मोल है, घुमा के बोलेगा कि 1 ग्राम एटम है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें लिखा हुआ था 1 ग्राम आयन, तो आप वो समझो कि 1 ग्राम आयन नहीं है, वो 1 मोल आयन है। अब हो जाएगा। यस सर, यस। तो यहाँ पे पहुंच गया 1 मोल आयन पे। 1 मोल आयन मतलब Na, N-3 है, ठीक है। तो जितने भी N-3 हो, आपका टारगेट ये है कि अगर सर सब पे चार्ज निकालना है तो पहले इतना बताओ कि एक पे चार्ज कितना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है, आप बोल दोगे 0। मैं बोलूंगा यार नाइट्रोजन पे चार्ज 0 है, इसका क्या रीजन है? आप बोलोगे सर रीजन ये है कि नाइट्रोजन में 7 ही तो प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जितने प्रोटॉन का चार्ज है उसे चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज ने कैंसिल कर दिया, ठीक है, इसलिए न्यूट्रल है। मैंने बोला N-3 पे कितना चार्ज है, आप बोलोगे N-3 सर इसलिए बना कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो चार्ज नाइट्रोजन पे आ गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर? इतना चार्ज होता है 3 इलेक्ट्रॉन का। तो एक N-3 पे इतना चार्ज होगा। 2 पे कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Na पे कितना होगा? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है अभी? क्वेश्चन देखो, मैं बोल रहा था कि आईआईटी में पूछा जा चुका है, ऑप्शंस भी थे उसमें, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे एक टाइम के लिए, ऐसा लगेगा। हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 ग्राम, 1 किलोग्राम। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बट बहुत दम है इस क्वेश्चन में। कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का वेट जो है 1 किलोग्राम होगा?
कितने मोल पूछा है, चलो ठीक है सर। पहले तो ये हमें क्लियर है कि सर अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते, इसका मतलब Na इलेक्ट्रॉन है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है सर, वो तो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो Na का कितना होगा सर, Na से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg क्या आया, ये आया सर 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का वेट, है ना। आया वेट ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ, उसके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए बिल्कुल सही बात है, सेम होगा। प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए बेटा वेट जो है उनका अलग होता है ना, इलेक्ट्रॉन का वेट जो है अलग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट अलग होता है, तो उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा तो चेंज हो जाएगा ना। लॉजिक सेम है, आंसर ऑफकोर्स डिफरेंट आएगा। तो यार आपको इतना पता चला कि सर वेट ऑफ 1 मोल, एक 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो वेट है 1 kg होगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो कि वेट 1 kg हो। तो यार एक बार बताओ, इसी इक्वेशन को मैं, जैसे अगर कोई 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 लिख रहा है x इक्वल टू वाई, तो उसको y इक्वल टू एक्स भी तो लिख सकते हैं, बात तो सेम नहीं है, फर्क थोड़ी पड़ेगा। चाहे x इक्वल टू वाई बोलो, चाहे y इक्वल टू एक्स बोलो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लिखा है इसको 9 Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब मैं क्वेश्चन को कैसे कैसे मैं इसको रीड कर रहा हूँ, इतना किलोग्राम जो है इलेक्ट्रॉन, इतने किलोग्राम इलेक्ट्रॉन जो है, इसका मतलब है कि आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। इतना किलोग्राम इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 किलोग्राम मतलब कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ये वाला नीचे चले जाएगा। तो 1 kg मतलब कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, आ गया सर, आंसर आ गया। 1 kg मतलब इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया सर, इतना 1 डिवाइड बाय Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ये आएगा आंसर। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सर, अब सर आप बोलोगे क्वेश्चन में सर मोली तो पूछा, इतना दिमाग क्यों लगाया आपने, सीधा सीधा तो बन रहा था कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और डिवाइड बाय, क्या करते हैं मोल निकालने के लिए सर, फॉर्मूला है वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट तो सर ग्राम में रखते हैं, 1 kg ये दिया मतलब 1000 ग्राम, और नीचे मोलिकुलर वेट रखते हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का वेट कितना होगा, ये तो सर 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा। सर आंसर तो ये होना चाहिए, क्या ये सही है, जो मैंने किया नीचे वो सही किया क्या। मोल क्या होता है सर, मोल होता है वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। वेट अगर 16 दिया है, 20 दिया है, 25 ग्राम दिया है, तो मोलिकुलर मास नीचे किस में रखते हैं, ग्राम में रखते हैं। मैंने बोला था मोलर मास बोलिए उसको, मोलिकुलर मास मत बोल के मोलर मास बोल दीजिए। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे प्रॉब्लम पता है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम पता है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि मोल आपने निकाल लिया, ऊपर वेट रखा ग्राम में, बहुत बढ़िया है, नीचे आपने सर किलोग्राम में रखा, ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ये लीजिए ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही बात है। बट सर ये जो नीचे आपने रखा है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का वेट है सर ग्राम में। आप एक इलेक्ट्रॉन का वेट कैसे रख सकते हैं नीचे, नीचे तो मोलिकुलर मास होता है ना, मोलर मास आता है नीचे, तो नीचे तो 1 मोल पार्टिकल का मास आता है, एक पार्टिकल का मास नहीं आता, 1 मोल पार्टिकल का मास आता है। ये तो एक ही पार्टिकल है, 1 मोल पार्टिकल का मास मतलब Na से मल्टीप्लाई करना जरूरी है सर नीचे। अब आंसर देखो मैच कर रहा है दोनों। इसलिए मैंने बोला आपको, ये कि IIT में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा तो कंफ्यूजिंग रहेगा ही रहेगा।
थोड़ा तो अच्छा क्वेश्चन रहेगा, फिर इतना से छोटा सा समझाइए, क्वेश्चन। नहीं समझा। हाँ देखो, जैसे आप मोल निकालते हो, क्वेश्चन की सीधी सीधी बात है, देखो एक लाइन में समझ में आ जाएगा। आपको मैंने बोला 4 ग्राम O2 है, कितने मोल आएंगे जल्दी बताओ। सर 1/8 मोल। 1/8 के लिए क्या किया तूने, जो 4 ग्राम दिया गया था उसको डिवाइड किससे किया, 32। 32 से, 32 ग्राम से डिवाइड किया, पूरा बोल। 32 ग्राम क्या है, सर वो मोलार ग्राम एटॉमिक मोलार मास। मास। हाँ मोलर मास। O2 के 1 मोल का मास है, राइट। यस सर। O2 के 1 मोल का मास है, तो नीचे क्या रख रहे हो तुम, 1 मोल पार्टिकल का मास। बेटा जब इलेक्ट्रॉन के मोल निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, ऊपर वेट रख दोगे ऐसे, नीचे क्या रखना पड़ेगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास इतना होगा ना बेटा, क्योंकि इतना तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का मास है ग्राम में, Na से मल्टीप्लाई करेगा तब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास पता चलेगा ना, समझ रहे हैं, इसलिए Na से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सर 1 मिनट, ये थोड़ा प्रोसेस कर। क्या बोल रहा है, लिखना है क्या। ये क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन in a particular gaseous mixture is 1:4. Calculate ratio of molecules वेट रेशियो दिया गया है, मोल रेशियो, मोलिक्यूल का रेशियो पूछा है, आंसर बताइए आप पहले तो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। बेटा साफ लिखा हुआ है O2 एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ना, मोल रेशियो पूछा है ना बेटा। मोल रेशियो पूछा है, तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का रेशियो पूछा है, मतलब ऑक्सीजन का मोल ऊपर आएगा और नाइट्रोजन का मोल नीचे आएगा। ठीक है, सही है अर्नव, सही आंसर। बेटा वेट रेशियो 1:4 है, मतलब अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन का वेट है तो 4 ग्राम नाइट्रोजन का होगा, मतलब 1 ग्राम ऑक्सीजन का है तो 1/32 तो ऑक्सीजन का मोल हो गया, और अगर 4 ग्राम नाइट्रोजन का है तो 4/28 नाइट्रोजन का मोल हो गया।
दोनों का मोल का रेशियो सॉल्व कर लो, 7/32 आएगा। अरे जो मॉलिक्यूल का मोल का रेशियो है, मॉलिक्यूल का रेशियो भी तो वही आएगा ना, क्योंकि अगर उसके मोल 1/32 थे तो मॉलिक्यूल रेशियो के लिए ऊपर आप Na से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी Na से मल्टीप्लाई करोगे। Na कैंसिल, 7/32 आंसर आ गया, 7:32 आंसर हो गया। मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर भी Na से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी Na से मल्टीप्लाई किया, Na उड़ गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब आपको पता चल गया कितना आपका मॉलिक्यूल है, राइट। अब सुनो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं, एवरेज एटॉमिक मास। बेटा इट इज ओनली यूजफुल इन केस ऑफ आइसोटॉप। जब आपको आइसोटॉप दिए गए हो किसी के, तभी पूछेगा एवरेज एटॉमिक मास। जैसे एक क्वेश्चन देखो कि मान लो कि एक एटम है जिसके दो आइसोटॉप हैं, तो ये दो आइसोटॉप हो गए, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, Z1। आइसोटॉप है मतलब इसका मास A1 है तो इसका A2 है, ये मान लो। और दोनों बताए कि दोनों कितना है सर, ये X1 परसेंटेज है और ये X2 परसेंटेज है। मतलब मान लो हो सकता है दोनों 50-50% हो, एक 20%, एक 80% हो, जो भी है, जितना भी है, दोनों का परसेंटेज दिया गया है। तो एवरेज एटॉमिक मास AAM जो है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या लिखोगे कि X1 परसेंटेज तो कौन है, X1 परसेंटेज तो A1 वाला है और X2 परसेंटेज A2 वाला है, डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज X1 प्लस X2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे समझ में आएगा फॉर्मूला। जैसे आपको याद होगा, याद भी किया होगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? सर 35.5 होता एग्जैक्टली 35.5 होता है। कैसे आया वो सुनो, 35.5 कैसे आया? जब हमने क्लोरीन के बारे में स्टडी करने की कोशिश की तो हमने देखा कि नेचर में दो तरीके के क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, एक तो 35 वाला और दूसरा 37 वाला, दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मान लो 35 वाला ज्यादा प्रेजेंट होता, मतलब 90% या 95% 35 वाला होता और 5% 37 वाला होता, तो कोई मुझसे पूछता ना कि क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो मैं बोल देता 35, क्योंकि ज्यादातर तो वही प्रेजेंट है। और बेटा यहाँ पे दोनों जो है अच्छे खासे प्रेजेंट है, मतलब ये 75% प्रेजेंट होता है और ये 25% प्रेजेंट होता है, तो 25 वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे सर, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? 75% तो 35 वाला है और सर 25% जो है वो 37 वाला है, तो टोटल परसेंट हो गया 75 प्लस 25 100। सॉल्व करो, 35.5 ग्राम आएगा। ऐसे मिला क्लोरीन का एटॉमिक मास, क्योंकि क्लोरीन के दो एटम प्रेजेंट थे दोनों नेचर में, तो हमने क्या किया, दोनों का एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकाला, ये तो डिपेंड करेगा कि कौन कितना प्रेजेंट है सर। दोनों 50-50 प्रेजेंट होते तो एवरेज ले लेता, 36 आंसर आता। और 50% प्रेजेंट नहीं है, 35 वाला ज्यादा प्रेजेंट है, तो 30 वाला ज्यादा प्रेजेंट मतलब आंसर 35 क्लोज आएगा, 35.5 है, Sir, can you show राइट। previous slide? Okay. ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करो। बोरोन 11 है 80%,
एंड बोरोन दूसरा कोई ए वाला पता नहीं है कि क्या है उसका मॉलिक्यूलर मास, वो 20% प्रेजेंट है। आपको दिया गया है एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है 10.8। तो ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करो और बताओ। सर वो आपने ऊपर ए लिखा है क्या? हाँ, ओके। एटॉमिक एटॉमिक मास को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। शुभम ठीक है, शुभम आंसर ठीक है बेटा आपका। क्या करोगे, 80 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय टोटल 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10.8 दिया है, ए का वैल्यू निकाल देना, यहाँ से 10 आ जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, परसेंटेज पूछा है, मान लो कि x परसेंटेज प्रेजेंट है, दूसरे वाला कितना होगा, दूसरा 100 माइनस x परसेंटेज होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, एक एक से तो दूसरा 100 माइनस x होगा। तो x परसेंटेज तो 107 वाला है, और 100 माइनस x परसेंटेज कितना है, 109 वाला है, डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज 100 होगा, इज इक्वल्स टू 108 लिखो और x का वैल्यू निकालो। साफ पता चल रहा था, क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार बताओ, 108 था एवरेज, 107 और 109 का एवरेज 108 आएगा, कब आएगा, जब दोनों इक्वली प्रेजेंट होंगे, 50-50। आंसर 50% ऐसे पता चल रहा था, बट फिर भी मेथड से सॉल्व किया तो भी पता चल गया, राइट। अब देखो क्वेश्चन देखो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड्स। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखो और समझो, नेक्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब एक मॉलिक्यूल लो अमोनिया का, अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है 14, हाइड्रोजन कितना है 3, अब जाके टोटल 17 मिलता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताओ कितना है, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 100। कोई आपसे पूछ ले कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 100। ये तो करोगे, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज मतलब उस एलिमेंट का वेट उस कंपाउंड में डिवाइड बाय टोटल, टोटल वेट, वही परसेंटेज होता है उसका। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अजीब वगरीब क्वेश्चन होते हैं। मान लो क्वेश्चन है कि इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर, फाइंड मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन। मुझे वो बताओ, अगर मैंने बोला कि इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ ये है कि सर 100 ग्राम इंसुलिन में कितना सल्फर है, 3.4 ग्राम सल्फर है, ये तो मतलब है यार, समझ आ रहे हो ना। 100 ग्राम इंसुलिन में 3.4 ग्राम सल्फर है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ तक तो कोई
कंफ्यूजन है ही नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो घुमा के, जैसे मैं बोलता हूँ ना x इक्वल टू वाई को y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो। यार म्यूट। हाँ बेटा आई नो, जस्ट अ मिनट ना, जस्ट अ मिनट। तो 100 ग्राम इंसुलिन में 3.4 ग्राम सल्फर है, इसका मतलब ऐसा भी बोल सकते हो ये सर 3.4 ग्राम सल्फर के लिए आपको 100 ग्राम इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो उसने बोला मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इंसुलिन, मतलब मिनिमम, पहली बात तो इंसुलिन के बारे में क्या पता है कि उसके अंदर सल्फर है, और कौन कौन है हमें नहीं पता। तो इंसुलिन के अंदर कितने सल्फर है ये भी नहीं पता, बट उसने बोला कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए कितने सल्फर मानोगे तुम, ये बताओ। 3.4। आप हाँ, नहीं आप बोलोगे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक सल्फर है। जैसे यार एक बार बताओ, आपके सामने मैं ऐसे लिख दूं कि H2OX लिखा मैंने, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम हो, उसके लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ। आप बोलोगे 1, एक्स का वैल्यू 1 रखोगे तो मिनिमम आएगा, 2 रखोगे और ज्यादा आएगा, 3 रखोगे और ज्यादा आएगा। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए वो एटम कम से कम एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए उसका। अगर सल्फर का एक एटम प्रेजेंट होता तो कितना वेट होता बेटा, 32 ग्राम। बेटा 32 ग्राम सल्फर के लिए कितना इंसुलिन चाहिए सर, 1 ग्राम सल्फर के लिए चाहिए था 100/3.4, और 32 ग्राम के लिए ये 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ग्राम इंसुलिन चाहिए सर, हो गया काम, राइट। ऐसा बोला जा सकता है। ऐसा बोला जा सकता है। यस सर। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आया आपको। अब हम बात करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, वो भी सुनो अच्छे से। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय EF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डिफरेंस है, जैसे मान लो आपके सामने एक कंपाउंड है C6H6, एक्चुअली में इसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन, बेंजीन है C6H6। कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है, कार्बन बेसिक्स हाइड्रोजन बेसिक्स। क्या इसका सिंपल रेशियो बनाया जा सकता है, हाँ सर, 6 से डिवाइड कर दो, 1:1 बोलोगे, 1:1। तो 1:1 का क्या मतलब है कि कार्बन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। तो सिंपल रेशियो से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आप एम्पेरिकल फॉर्मूला, और जो जनरली था C6H6 उसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये डिफरेंस है। जैसे अगर मान लो आपको कोई बोले कि ये C6H12O6 ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बताओ ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। CH2O। सही बात है, CH2O आएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कार्बन 6 था, हाइड्रोजन 12 था, ऑक्सीजन 6 था, सिंपल रेशियो सर 1:1 आएगा, तो बना दिया। ऐसे ही चलो कुछ क्वेश्चंस है और उनके आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है। H2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आएगा, HO। HO आएगा, सही बात है, हो गया काम। एक बात मुझे बताओ, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू N होगा। जैसे और N क्या है? हाँ बताऊंगा बताऊंगा, ग्लूकोज के लिए N का वैल्यू कितना है, ग्लूकोज के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है ये बताओ। 2। हाँ सही बात है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला को
किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाए? सर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज के लिए n का वैल्यू 6 है। H2O2 के लिए n का वैल्यू कितना है? 2 सर। 2 है पक्का। और बेंजीन के लिए 6 सर। सही बात है, बिल्कुल सही बात। एक और बात बताओ, मॉलिक्यूलर वेट जो है, क्या वो भी ऐसे लिख सकते हो आप? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल वेट इंटू एन। एन का वैल्यू क्या है ये तो आप जानते ही हो, एन वही है सेम, आप जानते हो कि सर जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, वो नंबर ही एन है हमारे लिए, है ना? तो यस अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला के वेट को अगर आप एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर हर फॉर्मूला। बार एम्पेरिकल दोबारा बोलो, फॉर्मूला हर बार you can करेक्ट write। नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला करेक्ट इन द सेंस, करेक्ट इन द सेंस क्या बोलना चाहता है? लाइक इथेन है C2H2 तो CH बन जाएगा, तो एक्चुअल में अच्छे नहीं होता ना? हाँ हाँ, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि होता है। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर सर एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी का दिया गया है तो उससे एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते, वो उसके एक से ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं आप? मतलब जैसे हाँ किसी कंपाउंड का yes, यूनिक यूनिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिक होता है, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला यूनिक नहीं होता। बहुत सारे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, जैसे बेंजीन का CH आया ना, वैसे मान लो आपने एग्जांपल दिया C2H2, इथाइन, C2H2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CH ही आएगा, बेंजीन का भी CH ही आएगा, बट दोनों अलग अलग है यार, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिक होगा बट एम्पेरिकल फॉर्मूला यूनिक पैरामीटर नहीं है। बहुत सारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला हो सकता है सेम आए, राइट? चलिए, तो ये यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिला। अब बात यह कि कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला sir, can you कैसे show that कैलकुलेट one कर, slide? जस्ट Okay. सो कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है बेटा इसका। भाई बात तो, आपको कोई बोले कि यार एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, आप बोलोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला बता तो दूं मैं, मुझे ये तो बताओ कि एलिमेंट कौन कौन से है उसमें। जब तक एलिमेंट ही नहीं पता फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं? तो एलिमेंट बताएगा वो आपको, आपको क्या गिवन होगा, एलिमेंट की कौन कौन सा एलिमेंट है उसके पास, ठीक है ना? मान लो कि एलिमेंट है बोरोन और हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो क्या तीन एलिमेंट हो सकता है 4 एलिमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, कितने भी हो सकते हैं। और वो एलिमेंट कितना परसेंटेज है उस कंपाउंड में ये भी गिवन होगा, कि जैसे बोरोन का मैंने लिया कि ये 78.2% होता है और हाइड्रोजन 21.8% होता है, ऐसा ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन अब अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, सॉल्यूशन बाद में स्टार्ट होगा। आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा था और आपको क्वेश्चन जो है वो ये लिखा हुआ है कि एलिमेंट इतना इतना है और इसका परसेंट इतना इतना है। अब बताओ, अब सोल्व होगा आंसर। आप क्या करोगे कि आप ये बोलोगे कि सर इसका मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम लिया ना आपने पूरा कंपाउंड, तो उसके अंदर 78.2 ग्राम तो बोरोन है और 21.8 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है? आप क्या करोगे, थर्ड कॉलम अपने हिसाब से बनाओगे, परसेंटेज को डिवाइड करोगे एटॉमिक वेट से। तो 78.2 को बोरोन के वेट से डिवाइड करोगे, बोरोन का वेट कितना होता है 11, 21.8 को हाइड्रोजन के वेट से डिवाइड करोगे, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1। बेटा ये कितना आ गया, ऊपर आ जाएगा 7.1, ये हो गया 21.8, ठीक है? 3 कॉलम हो गए, एलिमेंट का, परसेंटेज का, फिर परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट का, ठीक है? उसके बाद एक कॉलम आएगा सिंपलेस्ट रेशियो का। उसमें क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए उससे पहले वाला जो कॉलम था उसमें वैल्यूज को देखो, 7.1 एंड 21.8,
दो ही वैल्यूज थी, हो सकता है 3 आती, हो सकता है 4 वैल्यूज होती। उन वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यूज है उसको सेलेक्ट करो। सबसे छोटी 7.1 है, सेलेक्ट किया और 7.1 से डिवाइड कर दो सबको। 7.1 डिवाइड बाई 7.1, 21.8 डिवाइड बाई 7.1, जितने भी वैल्यूज होती सबको 7.1 से डिवाइड करते। और 7.1 से डिवाइड करने के बाद थोड़ा स्मार्ट बनो। मतलब जैसे यहाँ पे तो 1 आ गया, हमें नीचे पता है कि 3 से ज्यादा आएगा, 3 से ज्यादा, बट हम उसको बोल सकते हैं कि सर ये नियरली 3 है। नियरली क्यों? हम थोड़ा स्मार्ट बन रहे हैं यहाँ पे, हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें अप्रोक्सीमेट चाहिए। क्यों चाहिए अप्रोक्सीमेट? क्योंकि सर H2O होता है सर, H2 ऑक्सीजन 0.98 नहीं होता। 0.98 का क्या मतलब है? कम से कम एक एटम तो होगा ना यार, तो H2O होगा, मतलब इंटीजर ही आएंगे सर नीचे। तो 1 और 3 आ गया, मतलब बोरॉन तो आपका कितना है बेटा? 1 है, हाइड्रोजन 3 है, मतलब BH3 हो गया। ये क्या आया आपका? एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? एलिमेंट और परसेंटेज दिया जाएगा, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट आपको निकालना है, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, और सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, अरे है ना? सॉरी सॉरी। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। सर वो गलती से माइक ऑन हो गया था। हाँ समझ रहा हूँ। चलो ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल सर फॉर्मूला डाउट क्लियर है हो गया। कि सिंपलेस्ट रेशियो हम 7.1 ही क्यों चूज करेंगे? सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया हमने निकालने के लिए। ओके ओके। बड़े नंबर से डिवाइड करेगा तो इंटीजर नहीं बनेगा ना, लेस देन 1 वैल्यू मिलेगा। यस सर ओके। हाँ चलो, ये आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम जाने वाले हैं कि मोल कॉन्सेप्ट का यूज या मोल कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वहां पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो वहां तक जाने से पहले जो भी बताया अब तक बेसिक इन्फॉर्मेशन था सब समझ में आना चाहिए। और अब हम जाने वाले हैं कि अब तक हमने मोल निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं। मोल को कैसे केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना वो नहीं सीखा। केमिकल रिएक्शन में क्या मतलब है मोल का, वो पढ़ते हैं। उसके लिए यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं आगे जा रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट। स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट मतलब एक केमिकल रिएक्शन में कैसे मोल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए सबसे पहले, है ना? हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन कोई सी भी एक रिएक्शन देख लो। N2 + 3H2 gives अमोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन बैलेंस है सर, आप देख सकते हैं बैलेंस है। अब देखो करना क्या है। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताओ क्या आएंगे? बताओ इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? So 132. 132। 1, 3 and 2। क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि सर पहले तो केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट में है वो रिएक्टेंट होते हैं और जो राइट में है वो प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट हम लेते हैं तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अमोनिया का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आपको N2 लेना पड़ेगा और आपको H2 लेना पड़ेगा, दोनों लेंगे तो अमोनिया बनेगा। कितना कितना लेना पड़ेगा वो भी सुनो। वो बोल रहा है कि अगर आपने 1 मॉलिक्यूल N2 का लिया और 3 मॉलिक्यूल अगर आपने H2 के लिए, तो आपको 2 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे? अमोनिया के मिलेंगे। यही तो बोलना चाह रहा है 132 कि 1 मॉलिक्यूल N2 ले लो, 3 मॉलिक्यूल H2 ले लो, दोनों मिलके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बना देंगे। सही बात है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 मोल N2 ले लो, उसका रिएक्शन 3 मोल H2 के साथ करवाइए, तब जाके आपको 2 मोल अमोनिया मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, मोल के टर्म में भी बोल सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको 1 मोल N2 लेना पड़ेगा, उसके साथ 3 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तब दोनों मिलके 2 मोल अमोनिया बनाएंगे।
बात समझ में आती है? हाँ, आ रही है बात समझ में? यस सर। चलो, किसी ने पूछा आपसे, किसी ने तो आपसे पूछ लिया कि ठीक है यार, पता तो है ही आपको कितना कितना क्या चाहिए। चलो, किसी ने बोला कि मैं चाहता हूं कि मुझे मुझे 16 मोल अमोनिया बनाना है, मैं 16 मोल अमोनिया बनाना चाहता हूँ, तो कितना मोल नाइट्रोजन और कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए बताइए? सर 24 मोल हाइड्रोजन और 8 मोल 8 मोल नाइट्रोजन और 24 मोल हाइड्रोजन। 8 एंड 24 मोल्स आपको हाइड्रोजन चाहिए। कैसे निकाला? यूनिटरी मेथड लगाया होगा, है ना, सिंपल से शॉर्टकट लगाया होगा। साफ पता चल रहा है सर, ये कैसे निकाला होगा? ये ऐसे निकाला होगा कि केमिकल रिएक्शन देख के साफ आइडिया लग रहा है कि 2 मोल, हाँ, फॉर 2 मोल ऑफ अमोनिया हमें कितना रिक्वायर है? 2 मोल ऑफ अमोनिया के लिए कितना मोल N2 चाहिए? सर 1 मोल N2 चाहिए। तो 1 मोल अमोनिया के लिए कितना चाहिए होगा? सर 1/2 चाहिए होगा। कितना अमोनिया बनाना है सर? 16 मोल बनाना है। तो 16 के लिए कितना चाहिए? 1/2 इंटू 16 मतलब 8। आंसर क्या है? 8 मोल अमोनिया है। सही बात है, यहाँ पे 8 था, ऐसे 24 भी आ जाएगा। यूनिटरी मेथड लगा के आएगा ये। सर जब मोल्स को ऐड करना है तो वो बढ़ जाना चाहिए, तो वो तो 16 के साथ करते हैं। बेटा मोल को ऐड कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये, हाउ कैन यू ऐड बेटा? ये किसने कहा कि मोल को ऐड कर देंगे? तो ऊपर तो इस हिसाब से 1+3=2, क्या 4 होना चाहिए था? इलॉजिकल है बेटा ये। हाउ कैन यू ऐड? पहली बात तो दो अलग को हाउ कैन यू ऐड? तो एक H2 है, हाँ, नहीं कर सकते, नहीं ऐड कर ओके। सकते, है ना, चांस ही नहीं है। ओके, जो आपने पूछा है, इट इज, आपको किसी ने बोला कि डिस्टेंस, जैसे आपने जो पूछा है, आपने जो किया ना, 8+24 दोनों को ऐड किया, ये गलत क्यों है? जैसे मान लो कि आप ए से बी जाना चाहते हैं और बी से सी जाना, से बी 10 किलोमीटर है और बी से सी 10 मीटर है। तो आपसे कोई पूछे कि ए से सी जाना चाहता हूँ, तो क्या आप 10+10 कर दोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि 1 किलोमीटर 1 मीटर है, हम ऐड नहीं करते सर। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए सर, तब जाके ऐड करेंगे। वही मैं बोलना चाह रहा था। और दोनों डिस्टेंस होने चाहिए। मान लो ऐसा बोला मैंने कि पहला ए से बी जाने में 10 किलोमीटर लगा, 10 किलोमीटर है डिस्टेंस, और बी से सी जाने में 10 सेकेंड लगा। तो मैं ए से सी का डिस्टेंस बताओ, आप बोलोगे सर क्या फालतू बात कर रहे हो, ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? हमें तो ए से बी पता है, बी से सी पता ही नहीं है। हमें बी से सी का सिर्फ टाइम पता है। हम 10+10 थोड़ी कर देंगे, हम क्या डिस्टेंस कर देंगे? नहीं करेंगे ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। एग्जैक्टली वैसे ही 1 मोल N2 अलग है और 24 मोल H2 अलग है, दोनों अलग अलग है ना। एक N2 गैस है, एक H2 गैस है, कैन एड? ओके। नहीं, जो कॉन्सेप्ट है इट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन बेटा। उसके अंदर सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेज, सबके एप्लीकेबल है। मैंने तो सिंपल सा एग्जांपल लिया, इसमें तीनों गैसेज है, हाँ, बट वी कैन यूज इट फॉर एवरी रिएक्शन, ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा मोल का आपको आइडिया लगा, कितना कितना मोल क्या लेना पड़ेगा कि कितना कितना मोल बने, ये थोड़ा हमें आइडिया लगा। से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग जो करेंगे उससे फिर से। मैं 10 मोल हाइड्रोजन लिया मैंने, सुनना ध्यान से, क्या लिया? 10 मोल हाइड्रोजन। तो 10 मोल हाइड्रोजन के लिए मुझे कितना मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा बेटा? कितना मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा? सर 3 मोल। 3.33 10/3। यस सर। 10/3 3.33 इज नथिंग बट 10/3। बहुत बढ़िया।
आप अगर ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। 10/3 लेना पड़ेगा सर, 10/3 मोल आपको सर HN2 लेना ही पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। अब फिर पूछ रहा हूँ कि 10 मोल हाइड्रोजन अगर मैंने लिया था तो 10 मोल हाइड्रोजन से कितना मोल अमोनिया बनेगा? 20/3। यस सर। 20/3, ये भी बात सही है। तो आई थिंक यार यूनिटरी मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 3 मोल से 2 मिलता है तो सर 1 से 2/3 मिलेगा और 10 से 20/3 मिलेगा, राइट। कर लोगे, हमसे इतना सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो केमिकल रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं उसको आप मॉलिक्यूल भी समझ सकते हैं, उसको आप मोल भी समझ सकते हैं, और आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि इसके इतने मोल से इसका इतना मोल रिएक्ट करेगा और इतना मोल बनेगा। फिर चाहे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम सॉल्व कर लेंगे अपने हिसाब से। सही बात है। एक और बात सुनना, एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। ये लिखा मैंने, ग्लूकोज है ये, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, मैं थोड़ा थोड़ा क्लियरली लिखता हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मतलब आप बोलोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मतलब सर 6 एटम तो कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं एंड 6 एटम ऑक्सीजन के हैं, राइट। कि सर 1 मोल में इतने इतने एटम होंगे, सही बात है। 1 मॉलिक्यूल में इतने इतने एटम होंगे। अगर वही मैं बोलता हूँ कि 1 मोल ऑफ C6H12 वो 6 ग्लूकोज लिया है तो क्या बोलोगे कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में सर 6 मोल तो कार्बन एटम होंगे। साफ पता चल रहा है ना, 6 मोल कार्बन एटम होंगे। 12 मोल क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम। एंड 6 मोल क्या होंगे? ऑक्सीजन एटम। इतना समझ आ रहा है? ये समझ आया कि नहीं जो मैंने लिखा? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब चलो फिर समझ में आया तो छोटा सा सवाल सॉल्व करो। K2Cr2O7 ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैंने आपको 1 मोल ऑक्सीजन दिया, तो अगर अब मैंने आपको देखो K2Cr2O7 बनाने के लिए पोटेशियम चाहिए, क्रोमियम चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लो कि पोटेशियम बहुत सारा है आपके पास, क्रोमियम भी बहुत सारा है, जितना मर्जी चाहो उतना ले सकते हो, बट ऑक्सीजन का मैंने सिर्फ आपको 1 मोल दिया, 1 मोल ऑक्सीजन दिया। मुझे बताओ कि आप कितने मोल K2Cr2O7 बना सकते हो 1 मोल ऑक्सीजन से? अगर आपको 1 टू मोल बाय ऑक्सीजन दिया सेवन जाए, 1 मोल ऑक्सीजन से कितना मोल K2Cr2O7 बना सकते हो? सर 1/7 मोल बना सकते हैं, क्योंकि सर 1 मोल में 7 मोल है ऑक्सीजन के। अगर 1 मोल बनाना है तो 7 मोल चाहिए ऑक्सीजन के, बट ऑक्सीजन का अगर 1 ही मोल लिया तो कंपाउंड का 1/7 मोल बनेगा सर। समझ रहे हो यार? ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो पता होनी चाहिए मोल के बारे में, नहीं तो मजा खत्म हो जाएगा पूरा, कुछ नहीं समझ में आएगा आगे। तो पूरा चैप्टर में ये सब चलने वाला है। हम्म। Yes, sir. समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, कौन सा समझ में आया? सर इससे तो पहले वाला स्लाइड पहले, दिखाएंगे वन। हाँ बिल्कुल, ये रहा। Sir, if we are given 1 mole of chromium, then what would happen?
2/7 बेटा, 2/7 मोल ऑफ K2Cr2O7 बना सकते हो आप। बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे H2 बनाने के लिए कोई आपको बोले कि यार 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो किसी ने बोला कि यार हाइड्रोजन तो बहुत सारा है तेरे पास, मान ले या सोच H2 बनाने के लिए आप बोलोगे अगर एक मॉलिक्यूल भी बनाना चाहता हूं मैं, तो 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का आइटम चाहिए मेरे को। तो अगर मान लो मैं बोलूं कि यार मैं 2 हाइड्रोजन के आइटम नहीं है मेरे पास, एक ही आइटम है, अब बोलोगे यार एक आइटम से कैसे बना दूंगा, एक आइटम से नहीं बनेगा, जितना चाहिए उसका आधा दे रहे हो आप तो मुझे। तो मैं अगर आप Yes, sir. जितना चाहिए उतना देते तो एक मॉलिक्यूल बनाता, आपने आधा दिया मतलब आधा मॉलिक्यूल बनेगा। अब आधा मॉलिक्यूल का कोई लॉजिक नहीं बनता, बट थ्योरेटिकली तो आप ये बोलोगे ना कि मैं आधा मॉलिक्यूल बना सकता हूँ। Yes, sir. एग्जैक्टली सेम है। जैसे इधर मैंने बोला कि आपको 1 मोल अगर बनाना है तो बेटा आपको 7 मोल चाहिए ऑक्सीजन के, 7 चाहिए। जब आप 7 मोल ऑक्सीजन लोगे ना तब जाके 1 मोल बनेगा, बट 7 मोल लिए ही नहीं आपने, आपने सिर्फ 1 मोल लिया, तो 1/7 बनेगा सर, राइट। जैसे होता है कि 1 मोल K2Cr2O7 कंटेन्स 7 मोल ऑक्सीजन। आई थिंक ये कलर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, है ना। 7 मोल ऑक्सीजन, सॉरी हाँ सही बोला, ऑक्सीजन छोड़ो क्रोमियम की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन की बात तो कर चुके ऊपर। 2 मोल क्रोमियम, 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 कंटेन्स 2 मोल ऑफ क्रोमियम। या फिर उल्टा बोलो कि अगर आपके पास 2 मोल क्रोमियम है ना, तब जाके आप 1 मोल K2Cr2O7 बना सकते हो। बट आपके पास अगर 1 मोल ही है क्रोमियम तो क्या करोगे, तो 1/2 मोल बनेगा सर। Yes, sir. Got. अरे K2Cr2O7 है, समझ जाना, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात ये है कि सर आपने जो रिएक्शन लिखी थी N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, यहाँ पे आपने बोला कि N2 के 1 मोल के लिए H2 का 3 मोल चाहिए तब जाके 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो सर अगर अमोनिया बनाना है तो N2 और H2 चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कि आपको N2 का 1 मोल दिया है तो H2 का 3 मोल दिया गया हो सकता है H2 हमारे पास उतना नहीं हो जितना चाहिए, थोड़ा कम हो, या हो सकता है N2 हमारे पास कम हो। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको मैं ऐसा बोलूं कि यार मेरे पास N2 के 2 मोल हैं तो मैंने 2 मोल दिए, और अब आपको पता है कि अगर N2 के 2 मोल है तो हाइड्रोजन 6 मोल चाहिए, बट मैंने बोला मेरे पास 6 मोल तो नहीं है, टोटल 5 मोल ही है, तो 5 मोल ही दिया। अब आप बोलोगे सर जितना चाहिए था उतना आपने दिया नहीं है, तो इसका मतलब जितना मैं चाहता हूँ उतना बनेगा नहीं, अमोनिया कम बनेगा। कितना बनेगा, कैसे निकालेंगे सर, अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसके लिए। ये कॉन्सेप्ट तब आएगा जब जितना आपको रिएजेंट चाहिए उतना नहीं दिया गया हो। जैसे इस क्वेश्चन में कौन सा रिएजेंट एक्सपेक्टेशन से कम दिया गया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जो एक्सपेक्टेशन से कम दिया जाता है उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, LR बोलते हैं इन शॉर्ट उसको, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है मतलब खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा ही प्रेजेंट है। रिएक्शन जैसे लिमिटेड रिएजेंट मतलब थोड़ा सा प्रेजेंट है, खत्म हो जाएगा रिएक्शन में। सब कुछ लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि कौन कितना बचेगा, कौन कितना बनेगा। हर एक रिएक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। सर ऐसा क्यों बेटा, सिंपल सी बात है ना यार, अगर लिमिटिंग रिएजेंट मतलब H2 जो है आपके पास कम अमाउंट में प्रेजेंट है, अब H2 खत्म हो गया, अब H2 खत्म हो गया तो अमोनिया बनेगा कैसे यार। क्या अकेले नाइट्रोजन से अमोनिया बना सकते हो क्या आप, नहीं सर, हाइड्रोजन तो चाहिए। अब हाइड्रोजन खत्म हो गया तो अमोनिया बनना बंद हो जाएगा, भले ही नाइट्रोजन बहुत सारा हो आपके पास, क्या फायदा, हाइड्रोजन भी तो चाहिए ना, वो खत्म हो गया तो अमोनिया बनना बंद हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अगर लिमिटेड रिएजेंट है इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा सर, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन में। सही बात है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ऐसा रिएजेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए एक
केमिकल रिएक्शन में। और लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा जो बाकी रिएजेंट होते हैं उनको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है आपके पास, एक्सपेक्टेशन से या रिक्वायर्ड डेटा से ज्यादा है। समझ में आई बात? पहले तो बात समझ में आई। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या होता है? यस सर। कि जितना चाहिए उतना ही नहीं दिया गया, कम दिया गया। पहली बात, ढूंढेंगे कैसे सर? एक क्वेश्चन अगर दिया गया है तो मैं पता कैसे करूंगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो तरीका देखो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने का, LR कैलकुलेशन। लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन देखो, मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, ये इसमें ये स्मॉल a स्मॉल b ये सब क्या है? दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को SC से लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में। कितना है? A है और B है। क्वेश्चन में दिया जाएगा गिवन मोल्स कि मोल कितने लिए हैं। मान लो इसके x मोल लिए हैं, इसके y मोल लिए हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, आप इतना क्वेश्चन में दिया जाएगा। सॉल्यूशन तो आगे। अब आप LR निकालने के लिए क्या करोगे? आप जो मोल्स है, गिवन मोल्स, उसको डिवाइड करोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, मतलब x बाई a करोगे और y बाई b करोगे। फिर देखोगे कि कौन ज्यादा आता है कौन कम आता है। मान लो पता चला कि y बाई a ज्यादा आया, इसका मतलब ये कम है, x बाई a कम है। अगर x बाई a कम है मतलब ये a जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और b क्या होगा? एक्सिस रिएजेंट होगा। LR के कैलकुलेशन के लिए क्या करना है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता होना चाहिए, ये तो सर बैलेंस करते पता चल जाएगा। गिवन मोल्स पता होने चाहिए, ये तो क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल्स दिया जाए ये जरूरी है? नहीं। हो सकता है वेट दिया गया हो तो मोल निकाल लेंगे, हो सकता है वॉल्यूम दिया गया हो तो मोल निकाल लेंगे। अरे कुछ भी दिया गया हो मोल निकाल लेंगे, निकाल लिए मोल। फिर रेशियो निकालेंगे, रेशियो में देखेंगे कि जो कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। हो सकता है दोनों इक्वल आ जाए, हो सकता है दोनों इक्वल आ जाए, एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी आ जाए। इसका क्या मतलब है? दोनों इक्वल आने का क्या मतलब है मुझे बताइए। ना कोई लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है। एग्जैक्टली, नथिंग है ना कोई एक्सेस है। जितना इसका मतलब चाहिए जो जितना उतना चाहिए है। उतना दिया गया है। एग्जैक्टली, मतलब ये कि N2 के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए, तो N2 के 2 मोल के लिए हाइड्रोजन 6 मोल दिया गया है मेरे को। जितना चाहिए उतना दिया गया, ना कम ना ज्यादा, कोई बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ये समझ में आ गया अभी ना? अब देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले पूछेगा कि ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें लिमिटिंग रीजन बताओ, वो निकालोगे। एक्सेस रीजन बताओ, वो भी आप निकाल सकते हो। एक्सेस रीजन मतलब बच जाएगा, कुछ ना कुछ बचेगा, थोड़ा सा बच जाएगा, 5-10 ग्राम। ये भी पूछेगा कि अगर वो एक्सेस रिएजेंट है तो वो कितना बचेगा, ये बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा भी पूछ सकता है कि ठीक है प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा। ये सब 4-5 तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो भी है सॉल्व करेंगे। बट एक बात क्लियरली रख लो कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो डिसाइड करता है कि कौन कितना बनेगा कौन कितना बचेगा। क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो खत्म हो जाएगा, अगर वो खत्म हो गया तो रिएक्शन बंद हो गई, फिर तो रिएक्शन चल ही नहीं सकती, राइट? तो सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लिमिटिंग रिएजेंट हर बार निकालना जरूरी है? कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देगा कि हमारे पास हाइड्रोजन बहुत सारा है, बोलेगा कि N2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उसने बोल दिया कि एक्सेस हाइड्रोजन है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट N2 होगा। वो घुमा के बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि N2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली बोलते हैं। या हो सकता है कभी डायरेक्टली ना बोले, मेहनत करनी पड़े आपको, तो ये मेहनत ऐसे करेंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, कर लोगे? लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लोगे? पहले तो ये बताओ। यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, अब मजा आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना है आपको। मैंने बोला कि 4 ग्राम हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड with 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म। अब यार ये मजेदार क्वेश्चन है, वो इसलिए कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए कि H2 का O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2H2 बनता है। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए। क्या करोगे आप?
पहले तो कौन क्या क्या दिया गया है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन H2 और O2 का वेट दिया गया, तो मोल निकालो। 4/2 मोल इसका होगा और 4/32 मोल इसका होगा, मतलब 2 मोल इसका आएगा और 1/8 मोल इसका आएगा। मोल निकाल सकते हैं दोनों के, निकाल लिए। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताओ, इसका 2 है, इसका 1 है। फिर क्या किया, मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब 2/2 और ये 1/8/1। बेटा कम कौन आया, राइट वाला, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन। पता चल गया सर, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है। तो एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, H2, मतलब H2 कुछ बच जाएगा। अब मेरी बात सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से यूनिटरी मेथड लगाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O, बैलेंस केमिकल रिएक्शन देख के। ऐसा कभी मत बोलना कि 2 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस पूरे लाइन में कहीं लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, बिना लिमिटिंग रिएजेंट की इक्वेशन लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि वही सब कुछ डिसाइड करेगा, तो वो होना चाहिए। जैसे ऊपर वाले इक्वेशन में था सर, ऊपर O2 का डिस्कशन था, मतलब लिमिटिंग एजेंट था, तो ऊपर वाला सही है, नीचे जो लिखा गलत है, ये नहीं लिखेंगे, ये सही है। तो 1 मोल O2 के लिए 2 मोल H2O चाहिए। कितना मोल O2 है आपके पास, क्वेश्चन में कितना मोल O2 दिया गया है बेटा, 1/8। 1/8 मोल O2 से कितना मिलेगा, 2 × 1/8 मोल H2O मिलेगा, मतलब 1/4 मोल H2O मिलेगा। मतलब कितना ग्राम, बताइए आंसर, कितना ग्राम H2O। तो H2 का वेट 1/, सर H2O 18 18 by होता 4 है, I think 4.5। 4.5 ग्राम। यस हाँ 4.5। बढ़िया, सही है, सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ये तो पता चल गया प्रोडक्ट कितना बनेगा। मैं आपसे, अब आप ये भी आपको पता है कि H2 एक्सेस रिएजेंट है, मैं आपसे पूछूं कि H2 कितना बच जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि पहले ना पता है कि मोल O2 जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, मोल H2 के साथ। वन मोल O2 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ H2। कितना O2 दिया गया है, 1/8 मोल O2 दिया है, किसके साथ करेगा, 2 × 1/8 मोल H2 के साथ, मतलब कितना मोल H2 के साथ, 1/4 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब जब आपको पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट O2 है, O2 का अगर 1/8 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो O2 का 1/8 मोल H2 का कितना मोल साथ में लेके जाएगा, बताओ। जब O2 का 1/8 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो उसके साथ हाइड्रोजन भी तो कंज्यूम होगा, तभी तो वाटर बनेगा। यस सर। O2 के 1/8 मोल के साथ हाइड्रोजन का कितना मोल जाएगा, 1/4। 1/4। वही तो दिखा हमने, वही तो Yes, निकाला sir. मैंने कि 1/O2 के साथ कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1/4 चाहिए, तो मुझे 1/4 ही हाइड्रोजन चाहिए था। दिया कितना गया है, कितना दिया है, 2 मोल दिया है, 2, तो कितना बच जाएगा, 1.75। 1.7। सर 2 तो लिया हुआ था और 1/4 चला गया, मतलब सर ये तो 7/4 मोल बच गया, 7/4 मोल H2 बच गया। ठीक है, आई थिंक लिमिटिंग रिएजेंट वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बातें करेंगे इसके बारे में और नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए